आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री का लेसन 4 औद्योगिकरण का युग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं आशीष सर के साथ। और एक बात और, अगर किसी को कोई दिक्कत रह जाती है तो आप क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके। इसमें देखिए स्टार्टिंग जो दिया हुआ है औद्योगिकरण का युग, अगर इस वर्ड को अगर हम तोड़ें तो ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। उद्योग के बारे में मान ली हमको इसमें पढ़ना है। डाउन ऑफ द सेंचुरी एक आपका दिया हुआ है, फोटो दिया गया है जिसमें दिखाया गया है मार्च एंड टू स्टेप बाय एटी पॉल के द्वारा। ये जो है डॉन ऑफ द सेंचुरी एक पेंटिंग है जो एटी पॉल म्यूजिक कंपनी न्यूयॉर्क में ये पेंटिंग सबसे पहली बार बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? तो 1900 ईस्वी में बनाई गई थी। डॉन ऑफ द सेंचुरी पेंटिंग किसने बनाई है? एटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने। एटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी जिसके जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तस्वीर के मध्य में क्या हुआ है, एक देवी जैसी तस्वीर आपको देखने में लग रही है, क्योंकि आप इसके हाथ में देख सकते हैं एक जादू की छड़ी है और ये डेनो वाली है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक परी बना करके दिखाया गया है, इनको एक देवी की तरह दिखाया गया है। और उसका पाँव जो है पंखों वाले पहियों पर टिका हुआ है। आप देख सकते हैं ये इसका पैर जो है, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे इसका पैर जो है आपका एक पहिया के ऊपर टिका हुआ है। तो यानी कि ये बता रहा है कि किस प्रकार क्रांति आई, उस क्रांति में कैसे बहुत सारे चीज़ आते गए। यह पहिया जो है किसका प्रतीक है? तो समय का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो पिक्चर दिखाया गया है, इस पिक्चर में पहिया जो है आपका, ये समय का प्रतीक है। और उसकी उड़ान कहाँ है? भविष्य की ओर है। उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं, जैसे रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना। ये सारा जो है आपका इसी शताब्दी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहा था, कई सारी नई चीज़ों का आविष्कार भी हुआ। और मशीन और तकनीक का इस महिमा मंडन में एक अन्य तस्वीर भी दिखाई देती है। एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। इसमें 2 गो जादूगर दिखाए गए हैं। ये वाला पिक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी आपका टू मैजिशियन, ठीक है? 2 मैजिशियन है, उसका भी पिक बनाया गया है, 2 जादूगर। इनलैंड प्रिंटर्स में प्रकाशित 26 जनवरी 1901 को। पहली तस्वीर 1900 को प्रकाशित हुई थी, दूसरी तस्वीर 1901 में प्रकाशित हुई थी। और इसमें दिखाया जा रहा है ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य इलाके का अलादीन है, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण कर दिया है। आप देख सकते हैं इसको अलादीन बताया जा रहा है। अलादीन की कहानी सभी कोई जानते हैं। ये अपना चिराग को रगड़ा और रगड़ने से यहाँ पर एक महल तैयार हो गया है। तो अब देखिए ये सर आपको दिखाया गया है। नीचे एक आधुनिक मैकेनिक भी है जो आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार, गगनचुंबी इमारत बनाता है। यहाँ देखिए दिखा रहा है कि अलादीन की तुलना किससे की गई है? तो एक मैकेनिक से की गई है जो पुल बनाने का काम कर रहा है और घर वगैरह बनाने का काम कर रहा है। तो यानी कि अलादीन किसका प्रतीक है? पूरब और अतीत का प्रतीक है। पहले यही होता था कि चिराग रगड़ दिए काम हो गया। अब क्या करता है? मैकेनिक बनाता है। तो मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब तस्वीर किसको बताता है? आधुनिक विश्व की विजय गाथा को कहती है। काफ़ी कुछ बदलाव आता है, उसके बारे में बताया गया। अब एक वर्ड आया था यहाँ पे, प्राच्य। ये प्राच्य क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इस प्राच्य इलाके के बारे में। तो प्राच्य क्या है? भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य कहा जाता है। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर पूछा जाए एशिया के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है, तो एशिया के लिए प्राच्य शब्द का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारा चीज़ आपका बताया गया औद्योगिकरण के बारे में। अब देखिए मेन पॉइंट जो है हम लोग उसको देख लेते हैं। तो जब हम लोग औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्री में होने वाले उत्पादन से होता है। औद्योगिक मजदूर की बात करते हैं तो हमारा आशय कारखाना में काम करने वाले मजदूरों से होता है। अब देखिए इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। अब देखो जब फैक्ट्री नहीं बना था उसी टाइम में बड़ा पैमाना पर औद्योगिक उत्पादन शुरू हो गया था, लेकिन फैक्ट्री में नहीं होता था। मतलब कहाँ होता होगा? घरों में होता होगा। तो बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। अब आदि औद्योगिकरण का मतलब क्या हुआ? आप ऐसे समझिए, पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत सारे जो छोटे छोटे वर्कर्स वगैरह होते थे वे घरों में काम करते थे, अपना सारा प्रोडक्शन किए और ले जा करके एक जगह बेच दिए। जैसे आप लोग सुने होंगे पहले चरखा पे कताई का काम होता था, धागा काटने का काम।
सभी के घरों में चरखा होता था और सभी लोग धागा काटने का काम करते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, इनकम जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का जो बुना हुआ सूत था वो भी जाता था, लेकिन वो किसी फैक्ट्री से नहीं जाता था। बाद में क्या हुआ, फैक्ट्री बन गया और फैक्ट्री से उत्पादन होने लगा। आप लोग अभी देख सकते हैं धागा काटने की बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है जो कि सारा काम करते हैं। पहले क्या होता था, प्रत्येक घर में प्रत्येक आदमी करता था। तो उस चरण को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आता है 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की तरफ रुख करने लगे थे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहर के सौदागर कहाँ जा रहे थे, गांव की तरफ रुख करने लगे, क्योंकि उन लोग को लगता था कि गांव में जो है काम बड़ा सस्ता हो जाता है। एक नॉर्मल सा बात है भाई, अगर जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, हम एक कॉल सेंटर का एग्जांपल पकड़ते हैं। कॉल सेंटर में क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बोले आज मेरा क्या हुआ, हमको जानने का मन था कि सुबह सुबह को मेरा जियो कंपनी से कौन कौन फ़ोन किया था, मेरा फ़ोन कोई लिया था बच्चा लोग और फ़ोन किया था 2-3 जगह। हमको जानने का मन था कि वो लोग किसके पास कॉल किया और वो लोग क्या किया, नंबर डिलीट कर दिया। अब क्या किए, हम जियो कंपनी का केयर के पास कॉल किए पूछने के लिए कि भाई बताइए कहाँ कहाँ कॉल हुआ था, 5 गो हमको हिस्ट्री चाहिए कि कहाँ कहाँ मेरा कॉल हुआ था। तो वो क्या किया, कोई लड़की उठाई थी कॉल, फिर वो हमसे बात की थोड़ा देर तक कि नहीं सर, हम ये डाटा आपको दे सकते हैं, मात्र 5 का डाटा दे पाएंगे, या फिर आप माई जियो का ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको सारा डाटा मिल जाएगा। अब क्या वो लड़की, अब नॉर्मल सा बात है, जियो कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में। क्या वो लड़की मुंबई से बात कर रही थी, नहीं, वो लड़की मुंबई की नहीं होगी। वो क्या होगा, कोई लोकल गांव की होगी। कारण क्या है, गांव में अगर हम यही कॉल सेंटर वाला काम, जो लड़की हमसे बात की और मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व की, वो लड़की अगर गांव से बिलोंग करती है तो उसको मात्र कितना पैसा देना होगा, 8,000 रुपया महीना में वो खर्च देगी। और वहीं अगर मुंबई में ये काम किया जाता तो वह उसी काम का 15,000 रुपया डिमांड करती। तो भाई कोई भी शहर में काम नहीं कराना चाहेगा, किससे काम कराना चाहेगा, गांव वाला से। तो इसीलिए सौदागर व्यापारी लोग भी क्या करते थे, गांव के किसान और गांव के कारीगर से काम कराते थे, ताकि पैसा कम देना पड़े और इनकम उनका ज़्यादा हो सके। तो अभी भी ये चीज़ होता है। कॉल सेंटर वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, इसमें अधिकतर गांव के लड़कियों से ही काम कराया जाता है, क्योंकि उनको पैसा कम देना पड़ता है, शहर वाले ज़्यादा पैसा डिमांड करेंगे। उस समय विश्व व्यापार का विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेश की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी, और केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। और कारण क्या है, देखो शहरों में उत्पादन इसलिए नहीं बढ़ा सकते हो तुम, क्योंकि वहाँ पर दस्तकारी व्यापारिक गिल्ड्स बहुत ताकतवर है, और गिल्ड्स का लोग बोलता था हमको बेसी पैसा चाहिए। हम कारीगर को प्रशिक्षण देते हैं, उत्पादक पर नियंत्रण रखते हैं, प्रतिस्पर्धा है, मूल्य तय करते हैं, और व्यवसाय में नया लोग को आने से रोकते थे। इसलिए जो वहाँ का क्या बोल सकते हैं व्यापारी वर्ग था, वो लोग बोला ठीक है भाई, हम तब लोग गाँव चल जाते हैं और गाँव से मजदूर को उठा के ले आते हैं या गाँव में ही काम करा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये लोग गाँव की ओर जाने लगे, क्योंकि गाँव में मजदूर सस्ते मिल जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। अभी भी होता है, आप लोग एगो चीज़ देखे होंगे, बहुत सारा गांव का लोग बीड़ी बनाता है और बीड़ी बना करके आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब अगर बीड़ी को अगर जहाँ फैक्ट्री में ही बनाया जाए तो वहाँ पर वेतन ज़्यादा देना पड़ेगा। गांव घर की महिलाएं बनाती है तो बीड़ी बनाने का बहुत कम पैसा लेती है। तो ये सब के कारण क्या हो रहा था, अधिकतर लोग गाँव की ओर जा रहे थे। और नॉर्मल सा बात था, बहुत सारा गरीब किसान भी था, छोटा किसान था, जो आमदनी का नया स्रोत खोज रहा था। तो ऐसी स्थिति में सौदागर वहाँ आया और पेशगी दिया। पेशगी मतलब क्या होता है, एडवांस रकम। तो एडवांस रकम दिया तो किसान भी फ़ौरन तैयार हो गया कि भाई चलो पैसा हमको पहले मिल रहा है तो काम करते हैं। इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा भी दिया था। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया। अब बहुत सारा नॉर्मल सा बात है, उन लोगों को भी लगा कि चलो भाई हमको साथ साथ जो थोड़ा सा इनकम मेरा बढ़ गया अगर हम लोग काम करेंगे तो। अब इसी टाइम में 3 तरह का चर्चा आता है। एक आता है आपका स्टेपलर्स का, फूलर्ज का, और एक आता है कार्डिंग। 3 गो चीज़ आता है, इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं हम। स्टेपलर, ये किसको बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जो रेसों के हिसाब से उनको स्टेपल करता है, कि भैया कौन मोटा रेसा है, कौन महीन धागा है, अलग अलग कर दिया, उसको बोलते हैं स्टेपलर। एक आदमी क्या करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है, यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। आप लोग कपड़ा दुकान में देखे होंगे, अधिकतर जो शर्ट फुल पैंट का कपड़ा वगैरह आता है वो आपका एक डंडा में पूरा समटा हुआ आता है, इसी को बोला जाता है फूलर।
तो ये आपका क्या है, फूलर, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका कार्डिंग, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को तैयार किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिंग बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 3 को काम सबसे ज़्यादा होता था। नॉर्मली क्या हुआ, धागा काटने का काम, धागा को पहचानने का काम, धागा को समेटने का काम। अब देखो, इसके बाद कपड़ों की लंदन में फिनिशिंग होती थी, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी और इसके बाद जो है आपका निर्यातक, इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे, इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाना जाता था। तो ये वर्ड आपको ध्यान में रख लेना है, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाने लगा। अब काफ़ी कुछ बदलाव भी हुआ, सौदागर भी इस पर नियंत्रण कर रहे थे। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20-25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह है कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते। आवाज कट कट के। तो उत्पादन में क्या होता है, कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। अब आता है, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले थे, तो 1730 के दशक में खुले थे, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने 1730 के दशक में खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेज़ी से इजाफा कब हुआ, 18वीं सदी के आखिर में हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हो गई। तो अगर पूछा जाए कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी कब हुई थी, तो 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हो गई थी। और 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कपास का आयात करता था, और आगे जो है और बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया, 220 लाख पौंड हो गया। यानी कि उस टाइम में इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा कपास के कारखाने खुले, जिसके कारण कपास का उत्पादन का मांग और बढ़ गया था। आगे बढ़ते हैं। अब आता है 18वीं सदी में कई सारे ऐसे आविष्कार भी हुए थे जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, कार्डिंग, ऐंठना और कताई और लपेटने के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी थी। तो 18वीं सदी में क्या हुआ, बहुत सारा आविष्कार भी हुआ। जैसे कि अभी मैंने कहा ना, उत्पादन करते टाइम ये जो आपका कार्डिंग या ऐंठना जो होता है, या कताई लपेटने की प्रक्रिया जो होती है, ये मैंने कहा ना, सभी लोग नहीं लपेट पाते हैं। वे लोग क्या होता है, लपेटने में गलती कर जाते हैं, थोड़ा सा कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जिसके कारण दिक्कत होती थी। तो इसके लिए क्या हुआ, कई सारा मशीन बना, जिससे ये लपेटने की प्रक्रिया तेज हो गई। अब क्या हुआ, मजदूर का उत्पादन बढ़ गया, पहले से ज़्यादा मजबूत धागे और रेशों का उत्पादन होने लगा। बाद में क्या हुआ, रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिलों की रूपरेखा भी सामने रखी थी। तो ये नाम भी आपको याद रख लेना है। एक नाम आता है रिचर्ड आर्कराइट का, इसने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी थी। अभी तक कपड़ा उत्पादन क्या था, पूरे देहात में फैला हुआ था, सब लोग काम अपने अपने घरों पर करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब महंगा नया मशीन खरीदकर कारखाने में लगाया जा सकता था, जिससे सारा काम आसानी से हो जाए। क्योंकि ऐंठने का काम जो हम बोले ना, कपड़ा ऐंठ करके जो समेटा जाता है, उसमें नॉर्मली 2 लोग रहेंगे तब अच्छा से समटा जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मशीन लगा दो भाई, तुरंत काम हो जाएगा, जल्दी भी होगा। तो बहुत कोई क्या करने लगे, अब मशीन लगाने लगे और मशीन से ये काम करने लगे। और सारा पावर किसके हाथ में आ गया, एक मालिक के हाथ में आ गया। अब मालिक क्या करने लगा, ध्यान रखने लगा कि उत्पादन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, गुणवत्ता सही है या नहीं, मजदूर पर नज़र रखना आसान हो गया। अब उत्पादन गाँव में जो हो रहा था, तब तक ये सारा काम एक साथ रखना संभव नहीं था। तो अब देखिए, अब यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, ये लंकाशायर का, आप देख सकते हैं उस टाइम में इतना अच्छा अच्छा बिल्डिंग बनता था। तो लंकाशायर की एक कॉटन मिल C.E. टर्नर द्वारा बनाया गया चित्र है। द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज़ में ये आपका छपा भी है, आपका कब, 1925 में। कलाकार ने कहा था, अगर उस नम मौसम के नज़र से देखें तो जिसके कारण लंकाशायर दुनिया में सूत कताई के लिए सबसे आदर्श स्थान बनता है, शाम के धुंधलके में दमकता कॉटन मिल सबसे ज़्यादा शानदार दिखता है। आपको इसमें याद क्या करना है, इतना सा, लंकाशायर दुनिया में सूत कताई के लिए सबसे आदर्श स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। लंकाशायर क्या है, कॉटन मिल है, जहाँ पर सूती कपड़ों को जो है तैयार किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कपास से कपड़े तैयार किए जाते हैं, कपास से धागा, धागा से कपड़ा। अब देखो, 19वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ, कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग थे। बहुत सारा बदलाव भी होते चला जा रहा था, इसमें उत्पादन के बारे में बताया गया। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, अच्छा देखिए, छोटी वर्कशॉप के बजाय औद्योगिकरण। तो आज भी क्या होता है,
आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे जगह पर छोटा सा वर्कशॉप लगाया जाता है जहाँ पर कुछ कुछ उत्पादन करते हुए दिखाया जाता है। तो इस सब से हमको भी पता लगा सकते हैं, हालांकि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है तो छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था आपका, औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी? क्या औद्योगिकरण का मतलब फैक्ट्री उद्योग का विकास ही था? नहीं भाई, बहुत कुछ और भी था इसका मीनिंग। यहाँ देखिए, समझिए, नीचे में दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा धुआं छोड़ती चिमनियों को दिखाया जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप एक बात बता सकते हैं, वहाँ पर लोगों की स्थिति अच्छी होगी या बुरी होगी? इतना सारा सर है, बुरी हो बुरी हो जाएगी कहीं ना कहीं। हाँ, क्योंकि कारण क्या है, वहाँ पर स्वास्थ्य लोगों का गिर जाएगा। तो औद्योगिक मैनचेस्टर, एम जैक्सन ने ये चित्र बनाया था। द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1857 में धुआं छोड़ती चिमनियाँ औद्योगिक इलाकों की पहचान बन गई थी। अब देखिए, सूती वस्त्र उद्योग उस वक्त बहुत ज़्यादा फैला था, कपास उद्योग भी बहुत फैला। ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग यही थे, सूती उद्योग। कब फैला था? 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग। तो अगर पूछा जाए औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था? कपास उद्योग। कब, कौन सा दशक में? तो 1840 के दशक में। और 1840 के दशक में कहाँ पे? ये ब्रिटेन या इंग्लैंड, जो भी बोले बात बराबर ही है, फैला। और 1860 के दशक में रेलवे का विस्तार हो गया। उपनिवेश मतलब हो गया, भारत जो है क्या है, ब्रिटेन का उपनिवेश है। तो वहाँ पर रेलवे का विस्तार 1860 के दशक में स्टार्ट हो गया था। आप लोग हालांकि सभी जानते हैं रेलवे कब चला है, 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ पे? इंडिया में, मुंबई से थाने। सबको ये चीज़ आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब आता है 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पौंड हो गया था, और यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दोगुनी थी। यानी कि आप सोच सकते हैं, ब्रिटेन में लोहा और स्टील सबसे ज़्यादा निर्यात किया जा रहा था। निर्यात मतलब क्या होता है? बेचा जाना। मतलब भारत से भारत या फिर किसी अन्य देश से ब्रिटेन में लोहा और स्टील सबसे ज़्यादा निर्यात किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कपास ही नहीं बल्कि लोहा और स्टील का भी व्यापार होना शुरू हो गया था। और देखो, नए उद्योग लेकिन परंपरागत उद्योग को आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे, उनको भी कहीं ना कहीं वर्चस्व बना हुआ था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बदलाव आता है, नए उद्योग आते हैं तो पुराने उद्योग को घाटा सहना पड़ता है। तो 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज़्यादा नहीं थी। मतलब जितना मजदूर है उसका 20% तकनीकी वाला क्षेत्र में काम करता है, बाकी लोग 80% जो है अभी भी पुराना तरीका से ही काम कर रहा था। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में तैयार होता था। तो अगर पूछा जाए गतिशील उद्योग किसको बोला जा रहा है, कपड़ा उद्योग को गतिशील उद्योग बोला जा रहा है। और यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योग से तय नहीं हो रही थी, बल्कि लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह से ठहराव की अवस्था में नहीं थे। मतलब धीरे धीरे बदलाव हो रहा था, छोटा छोटा आविष्कार से बड़ा बड़ा आविष्कार होते जा रहा था। अब बहुत सारा लोग इसलिए भी नई तकनीक को अपनाना नहीं चाहता था क्योंकि नया तकनीक महंगा था, और सौदागर व्यापारी सोचते थे कि भाई अगर खरीदें काम नहीं हुआ तब दिक्कत हो गया, तब मशीन ख़राब हो गया, तब मरम्मत पर बहुत खर्चा आ जाएगा, तब क्या करेंगे, उससे अच्छा है कि हम लेबर रख के ही काम करवा लें। और वे उतनी अच्छी भी नहीं थी जितना उनके आविष्कार और निर्माताओं का दावा था कि सारा काम कर देगी। तो उनको डर लगता था, इसलिए वे उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। अब जैसे देखिए, यहाँ पर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जेम्स वाट ने न्यूकोमैन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया। भाप का इंजन बनाया कौन? न्यूकोमैन। सुधार कौन किया? जेम्स वाट। और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा दिया। कि भाप का इंजन कौन बनाया? तो हम लोग बोलते हैं जेम्स वाट बनाया है, लेकिन भैया भाप का इंजन जेम्स वाट नहीं बनाया था। कौन बनाया था? न्यूकोमैन। लेकिन पेटेंट कौन कराया? जेम्स वाट। अब सर एक वर्ड आ गया सर, पेटेंट का मतलब क्या होता है? चलो बहुत अच्छा से समझाते हैं आपको। दो गो वर्ड आप लोग जानते हैं, एक वर्ड है गर्लफ्रेंड, दूसरा वर्ड है वाइफ। न्यूकोमैन जो बनाया भाप का इंजन उसको हम गर्लफ्रेंड बोलेंगे। पेटेंट है नहीं, वाट क्या किया, उसके साथ शादी कर लिया। पेटेंट मतलब एक टाइप का बोल सकते हैं शादी कर लेना, आधिकारिक चीज़ हो जाना। तो अब क्या बोल सकते हैं? तो जेम्स वाट, यही कारण है कि भाप का इंजन कौन बनाया, तो हम लोग बोलते हैं जेम्स वाट बोलते हैं। ठीक है, किसी का आप ये नहीं बोल सकते पब्लिकली कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका बाप आकर के चार डंडा मारेगा आपको।
ठीक है, तो बस वही आप समझ लीजिए कि जेम्स वाट क्या किया है, पेटेंट कराया। यही कारण से हम बोल रहे हैं कि भाप का इंजन कौन बनाया, तो जेम्स वाट बनाया। आगे आपका इस मॉडल का उत्पादन उसके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन ने किया था। अगर पूछा जाए कि वॉट के भाप के इंजन का उत्पादन कौन किया, तो उसका दोस्त एगो था जिसका नाम है मैथ्यू बोल्टन, जो उद्योगपति था, उसी ने किया। बना तो लिया लेकिन कोई उसको खरीदने वाला नहीं था। लोगों को डर लगता था भाई खरीदेंगे सही होगा नहीं। और 19वीं सदी के शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे, जिसमें 80 इंजन किसका था, सूती उद्योग का, 9 ऊन उद्योग में, बाकी खनन नहर निर्माण में था। यानी कि सोच सकते हो कितना कम है। 321 इंजन तो अभी बोल सकते हैं ना, एगो गांव क्या, एगो टोला में मिल जाएगा तुमको। बड़ा सा अगर टोला है या गांव में तो मिल ही जाएगा कोई भी चीज़ का। तो उस टाइम में बहुत कोई खरीदता नहीं था, डर लगता था लोगों को खरीदने में, खराब निकल गया तब। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को लगा कि भाई ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी लोगों को डर लगता था अपनाने में कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें अगर ख़राब हो गई तो क्या करेंगे, कैसे ठीक करवाएंगे। लेकिन हाँ, ये सब में काम जल्दी होता था। आप देख सकते हैं भाप की ताकत से चलने वाले विशालकाय पहिए सैकड़ों तकलियों को घुमाना शुरू कर देते थे एक साथ। और देखो इतिहासकार भी ये मानने लगे थे 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर मजदूर होता था। मतलब अधिकतर लोग किस में काम कर रहे थे, परंपरा के हिसाब से जो चल रहा था वही वाला। आपका जो अभी बोले धागा काटने वाला जो चरखा होता है। अब देखो ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान बेकार लोग हमेशा कामकाज की तलाश में कहाँ चले जाते थे, शहरों की ओर चले जाते थे। अब देखो एक बात आप लोग सभी जानते हैं, जब श्रमिकों की बहुतायात हो जाए, श्रमिक बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो जाए, तो वेतन क्या होगा, ऑटोमेटिक गिर जाएगा। अब उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। वो जानता था मजदूर हमको एकदम हुरा का दर में मिल रहा है, 100 टका पे हम काम कर देगा, तो भाई हम क्यों उतना बड़ा बड़ा मशीन लेने जाए। ऐसे समझिए। मेरे घर में एक दिन चर्चा हुआ, मम्मी बोली क्या छोटू एक काम करो ना, वॉशिंग मशीन ले लेते हैं। तो हम बोले हाँ मम्मी क्या फालतू लगाएगी वॉशिंग मशीन पे। अब वॉशिंग मशीन का दाम कितना है भाई, कम से कम हम देखें वॉशिंग मशीन का दाम पता किए थे तो 15,000 से 17,000 में आपका वॉशिंग मशीन ज़्यादा अच्छा दाम में आ जाता है। अब अगर 15,000 या 17,000, अब अगर हम बोले कोई आदमी अगर आ करके घर में कपड़ा धो करके जाता है तो बमुश्किल 20 रुपया लेता है एक दिन का। यानी 30 दिन में कितना हो गया, 600 रुपया। 12 महीना काम किया तो कितना हो गया, बरछक 72, यानी 7,200 रुपया। वो भी भाई प्रत्येक दिन इतना कपड़ा है नहीं, मम्मी अपने से कर लेती है। तो हमने मम्मी इतना पैसा लगा के क्या फ़ायदा। अब मशीन भी हो सकता है साल भर के बाद ख़राब पड़ जाए, और वो भी बगल वाले से पूछ लो, मशीन वगैरह उतना अच्छा चलता भी नहीं है। तो फिर उससे अच्छा क्या है, हम एक आदमी को रख लें, वो 20 टका पर डे का दें, वो मेरा कपड़ा धो देगा। तो मेरे पास श्रमिक हमको 20 रुपया मिल रहा है, और 15,000 का या 17,000 का तुम ब्याज देखोगे ना, तो उससे ज़्यादा हमको ब्याज ही मिल जाएगा। तो काहे ना हम ब्याज पे ही काम कर लें, क्या ज़रूरत है हमको वो लेने का। बात समझ में आ गया ना। तो श्रमिक अगर ज़्यादा हो जाए तो वेतन गिर जाएगा, और मशीन पे कोई भी पैसा नहीं लगाना चाहेगा। और इसके अलावा क्या होता है, श्रमिकों की मांग भी मौसमी आधार पर घटती बढ़ती है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो रख लेंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं रखेंगे। अब थोड़ी है कि रोज़ रोज़ हमको अपना घर में एगो दाई आना चाहिए काम करने के लिए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बड़ा बड़ा मशीन लगाएंगे तो मेरा पूंजी फंस जाएगा, इसलिए भी लोग नहीं लगाना चाहते थे। अब देखो क्रिसमस के समय बुक बाइंडर और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। तो कभी कभी काम बढ़ जाता था, कभी कभी काम घटता भी था। तो मजदूरों को कभी पैसा बेसी मिलता था तो कभी कम मिलता था। अब देखिए काम की तलाश में निकले हुए लोग, एक फ़ोटो दिया हुआ है, दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में ये आपका छपा है 1879 में। कुछ लोग छोटी मोटी चीज़ें बेचते थे और अस्थायी काम तलाशते थे, और एक जगह से दूसरी जगह ये लोग हमेशा भटकते रहते थे। मतलब गुलगुलिया टाइप का देख सकते हैं। अब यहाँ पर बस वही स्टोरी दिया हुआ है। अब देखो बहुत सारा उत्पाद केवल हाथ से तैयार किया जा सकता था, क्योंकि मशीन से एक ही तय किस्म का उत्पाद बनता था, जबकि हाथ से कोई भी डिजाइन बदल सकते थे। उस टाइम में मशीन उतना अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए, और अधिकतर लोग बारीक डिजाइन की मांग करते थे, तो इसलिए बोला कि भाई इससे अच्छा है कि हम लेबर से ही काम करवाएं। ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई गई थी, और इसके लिए इंसानी निपुणता की आवश्यकता थी, यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं।
तो ये भी कारण है कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, मशीन को अच्छा भाव नहीं देते थे। और विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हमेशा हाथ से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे कि हाथ से बना हुआ चीज़ हो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी भी आप लोग देखे होंगे, बड़ा बड़ा घर में बहुत कोई बोलता है कि नहीं नहीं, ये मेरा दादी माँ का हाथ का बुना हुआ स्वेटर ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी भी ये चीज़ चलता है। हालांकि ये बात और है कि अब नई नई कंपनियां आ गई, हम लोग रेडीमेड खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी समाज का एक वर्ग है जो चाहता है कि हाथ का बनाया हुआ चीज़ हो। तो हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का भी प्रतीक माना जाता था, उनका डिज़ाइन भी अच्छा होता था। अब देखो, जब मजदूर का कमी होता है तभी उद्योगपति मशीन का इस्तेमाल करना पसंद करता है, नहीं तो नहीं करेगा। और अब देखो, 19वीं सदी के अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कमी नहीं थी। तो अमेरिका क्या चाहता है, उद्योगपति होना, सॉरी, मशीनों का इस्तेमाल करना, जबकि ब्रिटेन के पास बहुत मजदूर है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा मशीनों का इस्तेमाल करना। अब देखिए, कुछ पेंटिंग भी बनाया गया है, यहाँ पर देखो दिखाया गया है इस पेंटिंग में कि भैया मजदूर वगैरह को बहुत कठिनाई करना पड़ता है तब जा कर के कोई भी चीज़ तैयार होता है। आप देख सकते हैं ये लोग हम्मड़ वगैरह बजाड़ रहे हैं, कुछ तैयार कर रहे हैं। तो एक चीज़ आपका, हालांकि यहाँ पर एक छूट गया है मेरा, इसको ठीक कर दे रहे हैं। ब्रिटेन में कामगारों की कमी नहीं थी, जबकि अमेरिका में क्या था, कामगारों की कमी थी, ये याद रखिएगा। अब आता है बाजार में श्रम की बहुतायात बहुत हो गई, बहुत सारा लेबर आ गया, तो मजदूर की ज़िंदगी प्रभावित होने लगी। बहुत सारे लोगों को पता चला कि भाई नौकरी वगैरह है वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति इतनी बुरी है, कितने छोटे से जगह में बहुत सारे लोग एडजस्ट कर करके रह रहे हैं। स्थिति बहुत बुरी हो गई थी, कहाँ की, शहरों की। ध्यान रखिएगा, बेघर और भूखे लोग, जिनको घर भी नहीं है और भूखे हैं, ये लोग ऐसे ही कहीं पर रुकते थे वर्क हाउस में, और वो भी यहाँ पर भी रहने के लिए, रात भर ठहरने के लिए टिकट के लिए अर्जी देना पड़ता था। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता था, कुछ कुछ आश्रय स्थल चलाए जाते थे जहाँ पर बेसहारा सड़कों पर रहने वाले आवारा और यहाँ वहाँ भटकते हुए लोग गरीब कानून आयुक्त के देखरेख में यहाँ पर रहते थे। और वहाँ पर भी हर एक का डॉक्टरी जांच किया जाता था कि तुम बीमार तो नहीं ना हो, शरीर तुम्हारा साफ है ना, कपड़ा मिला तो नहीं ना, कठोर परिश्रम करोगे तब जा कर के तुमको यहाँ पर खड़ा रहने मिलेगा। ठीक है। इतना बुरा हालत था पहले भी। आप सोच सकते हैं, इतना छोटे छोटे बच्चे हैं और कितना मुश्किल से खड़े होकर के सो रहे हैं। तुम लोग कभी खड़ा खड़ा सोने बोल दिया जाए तो नानी याद आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब आता है, और वहाँ पर भी नौकरी मिलने की संभावना किसके ऊपर डिपेंड था, यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर था। आज भी वही है, नौकरी तभी मिलता है नॉर्मली कोई कारखाना वगैरह में अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार दोस्त लगल है तब, नहीं तो नहीं मिलता था। और रोजगार चाहने वाले लोग हफ्तों इंतजार करते थे, और बेरोजगार लोग कहाँ रहते थे, रैन बसेरा में। रैन बसेरा आप लोग सभी जानते हैं, ऐसा जगह जहाँ पर फ्री में रहने के लिए दिया जाता है या बहुत कम पैसा पे रहने के लिए दिया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता था, मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में खाली समय बैठना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग गांव भी निकल जाते थे, कुछ लोग काम बदल भी लेते थे। अब आता है 19वीं सदी के शुरुआत में वेतन में थोड़ा सुधार आया था, मजदूरों की स्थिति थोड़ी सी सुधरी थी। लेकिन क्या हुआ, जब लंबे नेपोलियन युद्ध के कारण कीमत तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय में और कमी आ गई। जब युद्ध हुआ तो स्थिति और बुरा हो गया। मतलब कह रहा है वेतन तो पहले जितना ही मिल रहा था, लेकिन उससे वे पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे। हमको इसमें बोला गया है वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उनका जो है वास्तविक मूल्य में गिरावट आ गया। इसका सिंपल सा मीनिंग समझिए। हम इस बार का बात बता रहे हैं, दुर्गा पूजा का। दुर्गा पूजा में हम गए चाट खाने के लिए, वो चाट वाला बोला कि सर 25 रुपया प्लेट चाट लेंगे। पहले वो हमको दे रहा था 20 रुपया प्लेट, अब क्या किया, वो दाम बढ़ा दिया, 5 रुपया पर प्लेट बढ़ा दिया। लेकिन आप लोग का जो ट्यूशन फ़ी हम ले रहे हैं, बस वही ट्यूशन फ़ी ले रहे हैं, एको टका बढ़ाए नहीं है। तो अब बताओ, अगर हम चाट पहले एक महीना में अगर हम 20 बार खाते थे तो हमको 20 गुना 20 400 रुपये देना पड़ता था। अब क्या हुआ, चाट वाले ने दाम बढ़ा दिया, 20 गुना 25, अब 500 रुपये, 100 टका एक्स्ट्रा मेरा खर्चा होने लगा। अब मेरा वेतन जो है महीना उतना ही आ रहा है, तो हमको क्या होगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ कह रहा है, पैसा में हमको उतना ही मिल रहा है जितना महीना था पहले, उतना ही मिल रहा है दुर्गा पूजा के पहले भी बाद भी, और खर्चा मेरा बढ़ गया। इसी को कहा जाता है कि वास्तविक मूल्य में गिरावट का आ जाना।
अब आता है रोजगार की अवधि भी महत्वपूर्ण थी, ये सब भी हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, कभी-कभी ऐसा भी होता था कि मज़दूरों वगैरह को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। इसके अलावा बहुत सारे लोग मशीनों का टुकड़ा-टुकड़ा करना चाहता था। क्यों भाई? क्योंकि उनको लगता था कि इन मशीनों के कारण हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है। आप लोग एक लाइन पहले भी पढ़े होंगे, स्पैनिंग यानी मशीन का विरोध महिलाएँ कर रही थी, क्योंकि वह एक साथ 10 लोगों का काम कर देता था। जी हाँ। अब देखो, 1850 के दशक में पूरे लंदन में रेलवे स्टेशन बनने लगे थे। अब भारत में भी रेलवे स्टेशन बनने का काम शुरू हुआ 1850 में। अब पहली रेलगाड़ी चली आपका 16 अप्रैल 1853 को, पहली रेलगाड़ी। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात में लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब था। सोच लो, 10% आबादी एकदम निहायत गरीब, मतलब लोगों को खाने भी नहीं खुलता होगा। 1830 के दशक में महामंदी भी आई थी, आप लोग सभी जानते हैं। अब बेरोजगारी की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% पहुंच जाता था, मतलब 100 लोग में 75 लोग लगभग गरीबी है या उन लोग बेरोजगार है जिनको काम नहीं मिलता है। अब बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे कि मशीन के कारण ही हम लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। और आप लोग जानते हैं, स्पेनिंग यानी मशीन का जब इस्तेमाल शुरू हुआ था तो औरतें इस पर हमला करना शुरू कर दी। क्यों भाई? क्योंकि स्पेनिंग यानी, इसका नाम में भी देखो जैनी लगा हुआ है, मतलब ये जो है एक तरह का क्या बोल सकते हैं, चक्का वगैरह हुआ करता था। एक साथ 10 तकलियों को घुमा देता था, यानी कि इसमें एक मजदूर बैठ करके 10 मजदूर का काम कर सकते थे। तो अब नॉर्मल सा बात है, 9 आदमी बेरोजगार हो गया। इसी कारण से वे लोग स्पेनिंग जैनी पर हमला कर रहे थे। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधि बढ़ी, तो लोगों को नए रोजगार भी मिलने लगे थे। और देखो बाद में क्या हुआ, सड़क को चौड़ा किया गया, रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइन का विस्तार हुआ, परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या भी बढ़ती चली गई। और 1840 के दशक में दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुना हो गई, मतलब जनसंख्या वगैरह भी बढ़ रहा था, हर चीज़ बढ़ते जा रहा था। अच्छा, स्पेनिंग जैनी ये आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा। स्पेनिंग जैनी मशीन की अगर हम बात करें, तो स्पेनिंग जैनी मशीन जेम्स हारग्रीव्स ने बनाया था। कब बनाया था? 1764 में बनाया था। और इसने कताई की प्रक्रिया को तेज कर दी थी। जो काटने का, धागा काटने का तरीका है उसको तेज कर दिया था। और एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे, जिसके कारण इसका विरोध हुआ था। कौन बनाया था? जेम्स हारग्रीव्स। कब बनाया था? 1764 में। अब आता है उपनिवेशों में औद्योगिकरण। अब देखो, भारतीय कपड़े का युग। भारत में पैदा होने वाला कपास सबसे महीन किस्म का कपास था, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से आता था? आर्मीनियन सॉरी भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। इसे भारत से ले जा करके बहुत सारे अन्य जगह पर बेचा जाता था। जैसे आर्मीनियाई और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ें लेकर के जाते थे। महीन कपड़ों के थान ऊँट की पीठ पर लाद कर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तान को पार करके ले जाते थे। और उस टाइम में औपनिवेशिक बंदरगाह से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह, तो एक चीज़ ये भी आपको याद रखना है, सूरत बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गुजरात के तट पर है। और इसी के जरिए क्या होता था, भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। सूरत बंदरगाह किससे जुड़ा हुआ था? भारत खाड़ी और लाल सागर से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार उस टाइम चला करता था। मछलीपट्टनम और हुगली नदी के किनारे आपका एशियाई बंदरगाह से बहुत ज़्यादा व्यापार चलता था। अब देखो, बहुत कोई इसमें जुड़ा हुआ था, व्यापारी लोग जुड़ा हुआ था, बैंकर लोग जुड़ा हुआ था, कुछ लोग उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीज़ों को लेकर जाते थे, निर्यातकों को पहुंचाने का काम करते थे। कुछ सौदागर बुनकर को पेशगी देते थे। पेशगी मतलब क्या हुआ? एडवांस पैसा। अब बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते, उसे बंदरगाह तक पहुंचाते थे। अब बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत से मोलभाव करते और अपना काम करते। लेकिन 1750 आते आते यह नियंत्रण टूटना शुरू हो गया, जब यूरोपीय कंपनी भारत में दस्तक दी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबार में कई तरह का रियायत हासिल किया, फिर व्यापार में अपना इजारेदारी अधिकार
हासिल किया। मतलब सिंपल सा वे में बोले कि व्यापार में सबसे बेसी छूट ये लोग लेना शुरू कर दिया। कौन? यूरोपीय लोग। और 17वीं सदी के आखिरी साल में सूरत बंदरगाह से होने वाला व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ था और 1740 में यह गिर कर 30 लाख रुपए रह गया। मतलब व्यापार क्या हुआ? गिर गया। ध्यान रखिएगा। किसके कारण गिर गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के कारण। कई सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आने लगी तब। अब आता है सूरत और हुगली अब कमज़ोर पड़ रहा था और बम्बई और कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। मतलब अब पुराना बंदरगाह की जगह क्या आ गया? नया बंदरगाह आ गया। और नया बंदरगाह के जरिए होने वाला व्यापार किसके नियंत्रण में था? तो यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। अब बहुत सारे पुराने व्यापारी घराने ढह चुके थे और यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो इस पार्ट का वीडियो में हम इतना तक ही रहने देते हैं। बाकी ये बुनकरों का क्या हुआ, ये अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।